बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 एफआर 1 चैप्टर 3 आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, और स्टार्ट में सारे वही कॉन्सेप्ट हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता क्या है, हमने इसकी कॉस्ट को मेजर कैसे करना है, इसके इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होनी है, इसके अकाउंट्स कैसे बनने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी वैल्यू को क्या जाके रिकॉर्ड करना है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इससे रेलिवेंट एक्सपेंसेस कौन कौन से चार्ज करने हम लोगों ने। तो स्टार्ट में सारा आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला सिलेबस था ना, वो सारा रिवाइज हो जाता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है एफआर 1 का पोर्शन। तो हम लोग कुछ लेक्चर्स लगाएंगे उस सारे को रिवाइज करने कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कुछ था, और उसके बाद हम लोग इसको सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, और वो चीजें आपके लिए थोड़ी सी न्यू होगी। लेकिन स्टार्ट के लेक्चर या आपके लिए सारा इंट्रो टू अकाउंटिंग, तो मुझे आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि आप लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग पास करके आके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये आपके पेपर के अंदर 20% वेटेज रखता है। तो आप ये देख लें कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप अप्रोक्सीमेट 15 प्लस मार्क्स गेन करने की सलाहियत में बैठे होते हैं कि आप अपने इस पेपर में से ना 15 प्लस मार्क्स गेन करने के। लेकिन 20 मैंने क्यों नहीं बोला, वेटेज 20% है, लेकिन बोला क्यों नहीं, क्योंकि ये अपने साथ कुछ स्टैंडर्ड मर्ज करवाता है। कोई एक आध एडजस्टमेंट किसी दूसरे स्टैंडर्ड की आ जाती है, तो उस एडजस्टमेंट की वजह से मैंने अभी इसको 15% पे रखा। जैसे ही हम वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करते जाएंगे, इसकी वेटेज इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी के लिए जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, अभी हम 100% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कुछ 75% तक इसका पोर्शन सॉल्व करने के काबिल होंगे। वो जो रिमेनिंग 25% है ना, वो अदर एडजस्टमेंट्स है, वो अदर स्टैंडर्ड्स हैं, वो अदर चैप्टर्स हैं, जिनको हम लोगों ने जाके बाद में कवर करना। तो ये अपने 100% पर जाएगा, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम 100% पर नहीं होंगे। ऑलराइट, हाँ, आईएएस 16 से रेलेवेंट अगर देखा जाए, तो आईएएस 16 का जितना पोर्शन होगा वो 100% हो चुका होगा। लेकिन अगर इसके साथ गवर्नमेंट ग्रांट आ जाए, बोरिंग कॉस्ट आ जाए, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाए, कुछ इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स आ जाए, तो फिर वो 25% का मार्जिन हम लोगों ने रखना है। और इसके अंदर अदर स्टैंडर्ड 25% तक ही। हाँ, ये हो सकता है कि ये किसी और का पार्ट भी बन जाए, तो भी इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होती है। तो आपकी इस सिलेबस के अंदर इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, सिस्टमैटिक वे में लेके चलना है, चीजों को डेली बेसिस पे जैसा पढ़ाया जाए बिल्कुल वैसे लेके चलो, और बिल्कुल वैसी प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप लोगों ने अपनी तरफ से अकाउंटिंग नहीं याद करनी, अकाउंटिंग जो है सिर्फ उसको हम लोगों ने फॉलो करना है। तो वही हमारी सक्सेस है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर के स्टार्ट में अगर आप लोग देखें, तो ये वो बातें हैं जो इंट्रो टू अकाउंटिंग में जिस तरह से उस बुक में जैसे एग्जांपल्स और थ्योरी लिखी थी, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग देखें, इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर कंपनीज लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दैट आर वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशंस एंड कैन नॉट इजीली लिक्विडेट। से मुराद होता है कि हम इसको बहुत जल्दी से जाकर सेल नहीं कर सकते। देखिए, आप अपना अगर घर सेल करना चाहो तो ऐसा नहीं है आप घर से बाहर निकले और आपने कहा हाउस फॉर सेल, कस्टमर आ गए, हाँ भाई ये लो पैसे और मुझे दे दो। नहीं, इसी तरह से गाड़ी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बाइक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप सेल करने जाओ तो उसका इतनी जल्दी से आपको कस्टमर नहीं मिलने वाला। मिल भी जाए तो आपके रेट जो आप डिमांड कर रहे हैं और जो वो आपको देना चाह रहे हैं, काफी डिफरेंस होता है। तो आप न्यू कस्टमर्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। लिक्विडेशन से मुराद होता है इजीली कन्वर्टेबल टू करेंसी मनी। तो ये कुछ नॉन करंट एसेट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इजीली अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गॉट इट, लिक्विडेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, हमारा फोकस होना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमारे पास ऐसे टेंजिबल आइटम्स होते हैं जिनके ये पर्पसेस हैं कि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में वो वाले एसेट्स आएंगे जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। वन अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अगर हम लोग उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो हमारे पीपीई का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बने। अच्छा, फिर कि भाई 1 साल से ज्यादा हो, लेकिन क्या कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो इधर कुछ पर्पसेस बताए गए। ताकि कहते हैं कि भाई हेल्ड फॉर यूज, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए हो। किस इस्तेमाल के लिए? प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, तो ट्रांसपोर्टेशन। या आप उसको इस्तेमाल करो फॉर सर्विसेज, मतलब जैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मैं काफी सारे अपने नॉन करंट एसेट यूज कर रहा हूँ। जैसे मेरा ये सिस्टम 1 साल से ज्यादा की लाइफ रखता है, बिजनेस के लिए वाइटल भी है, क्योंकि अगर मेरे पास मेरा सिस्टम ना हो तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, डिस्प्ले इक्विपमेंट, इसके बगैर भी मैं नहीं पढ़ा पाऊँ। मैं सर्विस ही दे रहा हूँ, मैं गुड्स नहीं सेल कर रहा, मैं तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। फिर आप लोग जिन बेंचेस के ऊपर बैठे हो गए, आप लोगों को ठंडी हवाएं देने के लिए जो एसी लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसा क्लास का एनवायरनमेंट हो, आप क्लास में एंटर हो ना, बेंच लगे हुए हो ना एसी लगे हुए हो, क्या आप पढ़ोगे? क्या मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊंगा?
नहीं जरूरी है। तो यहाँ पर ना आपने ये नहीं लिखना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या सर्विसेज को सप्लाई कर, नहीं, ये सेंटेंस अलग से था। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और हेल्ड फॉर यूज फॉर सर्विस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, रेंटल टू अदर्स। क्या भाई, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप दूसरे को रेंट पर दे सकते हैं, और मोस्टली इसमें बिल्डिंग कवर हो जाती है। वैसे आप अपनी गाड़ियां भी रेंट पर दे सकते हैं, उससे भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और फॉर अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन हमारे एडमिशन ऑफिस में बैठे हुए लोग वो भी तो फिक्स एसेट यूज कर रहे हैं, वहां पर भी बिल्कुल ऐसी आपको फर्नीचर, उनके कंप्यूटर्स वगैरह, वहां पर एसी, पंखे वगैरह, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये भी हमारे पास हमारे फिक्स एसेट्स। आई होप के पीपीई को डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आपको पीपीई की डेफिनेशन याद भी होनी चाहिए। इंट्रो टू अकाउंटिंग में एमसीक्यूज था, वहां पे सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए था, फिर एमसीक्यूज आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है। लेकिन जहां पर इनकेस अगर वो आपसे पूछ ले एंड ऑल्सो एक्सप्लेन पीपीई, डिफाइन पीपीई, तो आपने ये 2 पॉइंट्स लिखने कि पीपीई और टेंजिबल आइटम्स दैट और हेल्ड फॉर, आगे आपने बताना है, यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज एंड और एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन, मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट याद हो चुके हैं आप लोगों को। क्लियर है। लेकिन इसको ना बार बार पढ़ते रहेंगे ना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बार बार पढ़ने की वजह से ना ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। जैसे ये 2 पॉइंट बताने, फिर हमने ये देखना है कि भाई डिस्टिंग्विश कैसे करना है हमने पीपीई को दूसरी चीजों से। क्योंकि हमारी, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उसने रखे हुए हैं एसी फॉर सेल पर्पस, लेकिन वो खुद भी तो एसी में बैठा होगा, उसकी अपनी शॉप में भी तो एसी लगा हुआ होगा। तो क्या हम लोग कहेंगे सारे के सारे पीपी हैं क्योंकि एक साल से ज्यादा की लाइफ यूज कर रहे हैं? नहीं, यूजेज को देखना है, सिर्फ लाइफ नहीं देखनी, यूजेज भी साथ में देखना है, इनका यूजेज क्या है। अब देखिए, जो वो खुद बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज कर रहा है वो तो उसका पीपीई है, लेकिन जो फॉर सेल पर्पस है, देखिए भाई रेंटल पर्पस पढ़ा था हम लोगों ने कि पीपीई बन जाएगा, सेल पर्पस नहीं पढ़ा था। अगर फॉर सेल पर्पस आ जाता है उसके साथ, वो पीपीई की कैटेगरी से आउट हो जाता है और पहुंच जाता है इन्वेंट्री, IS2 के साथ, उसके साथ डीलिंग करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखें, कहते हैं और साथ में पीपीई के लिए एक उसने क्या चीज कही, कहते हैं सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स नहीं, पीपीई सिर्फ नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, जबकि नॉन करंट एसेट में और भी बहुत सी चीजें शामिल है। उनमें एक तो पीपीई हो गया, उसमें उसने कहा कि टेंजिबल एसेट लेकर आना, लेकिन दूसरे इनटेंजिबल्स होती है। अब उनकी लाइफ भी एक साल से ज्यादा होती है, वो भी बिजनेस के लिए यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, दोनों डेफिनेशंस में पूरा उतर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। तो जो हमारे पास पीपी का पार्ट है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखेगा और टेंजिबल आइटम्स के तौर पे रिकॉग्नाइज होगा, पीपी के तौर पे रिकॉग्नाइज होगा। जो इनटेंजिबल्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट का पार्ट जरूर बनेंगे, लेकिन पीपी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। गॉट इट। तो इनटेंजिबल्स में हमारे पास क्या चीज शामिल है, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, इनटेंजिबल। अच्छा, इट मींस दैट कि अगर किसी किस्म के कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ब्रांड नेम आपके पास मौजूद है, किसी किस्म के कोई कॉपीराइट्स आप लोगों के पास मौजूद है, वो सारे आपके, कोई लाइसेंस आपने लिया हुआ है अपने पास, किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस को करने का ना लाइसेंस होता है। जैसे आपने पेट्रोल पंप लगवाना है, आप पेट्रोल पंप वैसे नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। अब उस लाइसेंस की जो लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर, तो आपका वो नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन वो आपकी पीपी का पार्ट नहीं बन, वो आपके जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। और बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको करने से पहले आपको लाइसेंस चाहिए, तो आपका इंटेंजिबल एसेट बनेगा। फिर देखें, इंटेंजिबल एसेट डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस एंड देयरफॉर आर क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड सेपरेटली ऑल्दो दे आर आल्सो हेल्ड फॉर एंड फॉर ऑफन वाइटल टू, मतलब वो ऊपर वाली सारी के डेफिनेशंस क्लियर कर रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसमें। फिर देखें, इंटेंजिबल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 38, और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरियां मिलती हैं हमें, लेकिन ये जाके पढ़ेंगे हम लोग FER2 के अंदर। ओके, FER1 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंजिबल एसेट्स को, और इनटेंजिबल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे FER2 के अंदर। नेक्स्ट देखें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे जी। इन्वेंट्री, ऑल्दो एक तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारी पीपी का पार्ट नहीं बनेंगे, दूसरा इन्वेंट्री हमारी पीपी का पार्ट नहीं बनेंगे। ऑल्दो इन्वेंट्री आइटम यूजुअली हैव फिजिकल, अच्छा ऊपर क्यों डिस्टिंग्विश किया, क्योंकि फिजिकल सब्सटेंस नहीं था, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी। नीचे वालों को क्यों डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं भाई, फिजिकल, अब हमने कहा ये लो भाई इन्वेंट्री, इसकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, रिकॉर्ड करो पीपी, उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा क्यों, कहते हैं यूजेज फॉर सेल, यूजेज फॉर यूज नहीं है इन द बिजनेस ऑपरेशन, दे डिफर फ्रॉम पीपी बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर in the ordinary course of business. Inventories are accounted for under
IAS 2 इन्वेंटरी, और ये आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर उसका हम लिंक देंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें, ये एक उन्होंने एग्जांपल दे दी। अच्छा, यहाँ पर वर्ड टू वर्ड एज इट इज इंट्रो टू अकाउंटिंग की तरह चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है सच आप लोगों से, कोई यहाँ से इस किस्म के एमसीक्यूज नहीं पूछने वाला। यहाँ पर अगर इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज होंगे भी सही तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सेंस में आएंगे आपके पास। अब देखिए यहाँ पे रिकॉग्निशन, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफ एंड ओनली। अच्छा, अब वो कहते हैं कि भाई पीपीई के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई कॉस्ट आप इनकर करते हैं ना, तो आपने उसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसिड के तौर पर रिकॉर्ड करना है। लेकिन उसके ऊपर भी कंडीशन लगा दी कि भाई एसिड के तौर पर कब रिकॉर्ड करना है, तो उसने कहा जब ये प्रोबेबल हो कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस एसिड से रेलेवेंट मिलना शुरू हो गई है। व्हेन, ये वो एडिशनल पॉइंट है जो आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा, कि आप लोगों ने अपने एसिड को रिकॉर्ड कब करना है। तो उसके लिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दो, अदरवाइज आपको थ्योरी पॉइंट कंफ्यूज कर देगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग है हमारा नॉन करंट एसेट, पीपी का पार्ट है। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेंटर डल चुका है, प्लस्तर वगैरह नहीं हुए, अभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम होना भी बाकी है। क्या मैं उसको पीपी का पार्ट बनाऊं? क्या मैं उसको पीपी का पार्ट बनाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे अभी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना स्टार्ट, क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? मैं आपसे कहूं कि भाई चार दीवारी मुकम्मल है, दरवाजों का डिजाइन बन गया, सिर्फ दरवाजे लगने बाकी हैं। सिर्फ ये होगा कि रात को अंधेरे में सो जाओगे, क्योंकि बिजली नहीं है वहां पर, पानी का इंतजाम भी नहीं है, वो बाहर से भर लेना। रहोगे उस घर में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना स्टार्ट, हालांकि उसकी लाइफ भी ज्यादा है, बिल्डिंग बन रही है ना, तो उसकी लाइफ भी ज्यादा है। अच्छा, ये भी पता है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फैक्ट्री के ऑफिस के तौर पे यूज होगी, यूसेज भी डिफाइंड है, लेकिन फिर भी पीपी का पार्ट वजह फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलते। कहता है जिस दिन आपको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होना, उस दिन जाकर आपने उसको अपने पीपी का पार्ट बनाना है। तो उससे पहले क्या करना है? नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, लेकिन वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगा, उसको अलग से क्लासिफाई करेंगे, WIP, वर्क इन प्रोसेस के तौर। बात क्लियर होगी सब बच्चों? दूसरा कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड, जब हम लोगों ने किसी भी एसिड को रिकॉग्नाइज करना होता है उसको उसकी फाइनेंशियल टर्म्स के मुताबिक किया जाता है। आपने एक एसिड कर लिया, लेकिन आप उसकी अभी तक कॉस्ट को मेजर ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है कि भाई ये एसिड मेरे पास कितने रुपीस का है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं, जब तक कि आप उसकी कॉस्ट को मेजर ना करें। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पर इनिशियल रिकॉग्निशन कि पीपी को रिकॉर्ड कब करना है, दो क्राइटेरिया। क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, बस इतनी बात लिख लेना। मतलब वो जो लिखा है ना एसोसिएटेड विद द आइटम, याद हो तो लिख दो, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर लिखना फ्यूचर व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायंट। ऑलराइट, ये दो क्राइटेरिया है। बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट देखो, ऑल्दो नॉट, अच्छा ये फिर ये जस्ट थ्योरी पॉइंट है, जस्ट वन रीडिंग, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करनी। आपने जो बात इसमें याद रखनी है ना वो ये है, और हो सके तो अपनी स्टडी टेक्स्ट में इनको मेंशन करते जाए कि जब फ्यूचर में कभी आप पढ़ने बैठे तो आपने इसके लिए सिर्फ ये वाली बात पढ़नी है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन भाई ऊपर था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि हमने उसको अपना एसेट रिकॉर्ड कब करना है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो वो दो क्राइटेरिया, जब वो मीट हो जाए तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो, तो उसकी मेजरमेंट किस वैल्यू पर होनी चाहिए। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जो इनिशियली रिकॉर्ड करना है वो उसकी कॉस्ट के ऊपर। रूल बस इतना है कि इनिशियल रिकॉग्निशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वो जो कॉस्ट आपने इनिशियली मेजर की है कि ये चीज आपको कितने में मिलेगी, आपने उसके ऊपर जाकर इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। बात क्लियर हो गई? अब बात ये होती है भाई कॉस्ट से आप क्या मुराद ले रहे हैं, तो उसने आपको डिफाइन किया कि भाई कॉस्ट से मुराद क्या है, हम क्या मतलब ले रहे हैं कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ और कैश paid and the fair value of other consideration to acquire and at the time of its acquisition, और जब वो बातें जो इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, और ये बातें मैंने उस टाइम पे डिफाइन भी अच्छे से की। कहता है कि भाई अगर किसी भी एसिड को एक्वायर करना है या आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आप कैश का आउटफ्लो करते हैं या किसी किस्म का कोई कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश नहीं था मैंने चेक दे के दे दिया, कैश इक्विवेलेंट, या आपका कोई पुराना एसिड था आपने वो पुराना एसिड दे दिया, तो उस पुराने एसिड की फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं। आपने ये नहीं देखना कि भाई वो एसिड मेरी बुक में कितने का था, आपने ये नहीं देखना।
आपने ये देखना है कि उस टाइम पर मार्केट में उसकी वैल्यू क्या थी। भाई एक किस्म की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, इसमें भी वैसे डिफरेंस होता है थोड़ा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन इनिशियली आपने समझना है जैसे मार्केट वैल्यू, कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने किसी का कोई लोन देना है या मैं किसी और से कोई एसेट परचेज करने लगा, मैंने उसको अपना मोबाइल दे दिया, तो उसने मेरे इस मोबाइल को कितने रुपीस का कंसीडर किया, ये उसकी फेयर वैल्यू कहलाता है। ओके, तो जहां पर देखें कहता है कि कैश पे कर दो, कैश इक्विवेलेंट कोई दिया, या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगी। गॉट इट? बात क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई कंसिस्ट ऑफ। अब ऊपर उसने ना बेसिक एक रूल बताया है कि कॉस्ट में शामिल क्या कुछ करना है। नीचे कह रहा है कि भाई आपने जब कॉस्ट को कैलकुलेट करना है ना, ये चीजें देखना कि आपने सबसे पहले देखनी है उसकी, लेकिन परचेज प्राइस आफ्टर एनी एंड rebates have been deducted। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, परचेज प्राइस आफ्टर एनी डिस्काउंट एंड, भाई बेसिकली लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से आपने डिस्काउंट्स और रिबेट्स को माइनस कर दी, तो आपके पास आ जाएगी परचेज प्राइस। गॉट इट? स्टार्ट में है लिस्ट। जब आप कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हो और आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका टैग नजर आता है और उसके ऊपर वो प्राइस लिखी हुई है 5000, वो है उसकी लिस्ट प्राइस। परचेज प्राइस उसके ऊपर 20% ऑफ था, तो वो ऑफ डिडक्ट किया मैंने, तो मुझे वो प्रोडक्ट मिली 4000 रुपए की, वो उसकी परचेज प्राइस, जब मैंने उसको 4000 रुपए में लिया। बात समझ आ गई? रिबेट से मुराद होता है एडजस्टेबल टैक्सेस। अब आप लोग इंशाल्लाह प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आपने ये रिबेट्स वगैरह का वर्ड वहां पे यूज करना है, टैक्स क्रेडिट्स एंड रिबेट्स। तो यहाँ पर रिबेट से टैक्सेस होंगे दो तरह के, एडजस्टेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। जो आप लोगों के पास एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं ना, वो रिबेट्स कहलाते हैं, वो आप लोगों की कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज को लेस करना है, लेस वो चीज होती है जो पहले से ऐड। अब आपकी भाई लिस्ट प्राइस में, परचेज प्राइस में रिबेट्स की कोई बात ही नहीं थी, ना आपने उसको शामिल किया हुआ था, ना आप लोगों ने एक्सक्लूड किया हुआ था, कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। और आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है कि भाई आपके पास एक टैक्स की अमाउंट है 5000 रुपीज, जो कि आपने इसके ऊपर पे कर दिया है, लेकिन साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजस्टेबल, तो ये रिबेट है, तो आपने उसको लेस नहीं कर, सिंपली इग्नोर करना है। ऑलराइट, भाई लेस तो उस टाइम करता ना जब मैं उसको पहले शामिल कर चुका होता। अब किस तरह से, जब आपकी इनवाइस बनेगी ना, तो उसमें वो टैक्सेस शामिल कर देते हैं। जब आपकी इनवाइस बनती है उसमें वो टैक्सेस वगैरह सारे शामिल हो जाते हैं। अब आप लेकर आ गए और आपने कहा कि भाई ये टैक्सेस मैंने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं, इस पे मुझे ये टैक्स वापस करो। हाँ, अगर अगर आपकी उस इनवाइस में वो शामिल हो चुके हैं और आपको वो वापस मिल गए, तो आप लेस करोगे। लेकिन अगर आपने अमाउंट ही वो वाली पिक की जिसमें टैक्स शामिल ही नहीं था, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ बेटा रिबेट से मुराद है एडजस्टेबल टैक्सेस। नेक्स्ट देखिए, हैव बीन डिडक्टेड प्लस, और ऐड करना है। ये दो चीजें ऐसी थी जो आप लोगों ने, कौन कौन सी, और ऐड करना है किस में, परचेज प्राइस में। क्या चीज? नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, ये आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई इंपोर्ट ड्यूटीज है, सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह है, ये कभी भी आपको रिफंड नहीं होती। तो अगर आ जाते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, ये आप लोगों ने हमेशा अपनी परचेज प्राइस में ऐड किया। गॉट इट? नेक्स्ट देखें, एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? कहते हैं ब्रिंगिंग द एसेट्स टू द लोकेशन and necessary for it to be capable of operating in the manner intended by these directly attributable। बाद में वो एग्जांपल दे रहा है। भाई आपने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम में डिसाइड कर लेना है कि जो एसिड आ रहा है वो आपको कहां पर चाहिए, लोकेशन क्या है और इसका यूज क्या है, हमने इसको किस कंडीशन में यूज करना है। तो इसकी एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत मरतबा दी जा चुकी है कि भाई अगर आपने कोई एसी परचेज किया है ना, और एसी के लिए शॉपकीपर को आपने पे किया 1 लाख रुपया, साथ में आपने 5000 रुपए पे किए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो एसी 1 लाख रुपए का नहीं है, 1,05,000। अब अगर यहाँ पर भी देखें तो अभी तो सिर्फ लोकेशन आई है कि हमारे ऑफिस तक वो एसी पहुंचा है, क्या हम जैसे ही एसी आ जाएगा इधर हमें ठंडी हवाएं देना शुरू कर देगा? क्या यूजेबल कंडीशन में है? अब हमने उसको उस कंडीशन में लाना है कि हम उसे यूज कर सकें, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलवाना पड़ेगा और वो आकर इसको इंस्टॉल करेगा। उस इंस्टॉलेशन के ऊपर हमारे मजीद 7,000 रुपए लग गए। एसी 1,05,000 का नहीं, 1,12,000 रुपए का है। तो जब हर वो एसिड जो मैनेजमेंट आपको बता देगी कि इसका यूसेज कहां पर है और क्या यूसेज है और लोकेशन कहां पर ये आपको चाहिए। इनिशियली, इनिशियल लोकेशन,
वही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है रीलोकेशन, नहीं। मतलब एक कैंपस में हमारे एक एसी मौजूद है, दूसरे कैंपस में हमें रिक्वायर्ड था, यहां से उतारा और दूसरे कैंपस में लेकर गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगी, इलेक्ट्रिशियन भी दोबारा आया, एक्सपेंस आउट। अब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं। फर्स्ट टाइम आपने कोई न्यू चीज परचेज की, और इधर न्यू से मुराद आपके लिए न्यू, हाँ वैसे यूज भी हो सकती है, मतलब सेकंड हैंड चीज भी परचेज कर सकती हो। न्यू से मुराद बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है। मतलब आपने एक गाड़ी परचेज की, भैया आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर लें, आपके लिए तो न्यू है ना, तो न्यू से मुराद आपके लिए न्यू। गॉट इट। तो उसकी फर्स्ट टाइम में जो डिलीवरी चार्जेस जो मौजूद हैं, या किसी किस्म के कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वो आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं, और वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएंगे। कोई इशू जहां तक। नेक्स्ट देखें। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई एम्प्लॉइज कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन एंड, इंस्टॉलेशन की अब एग्जांपल दी, भाई इंस्टॉलेशन के लिए अगर किसी सामान वगैरह की जरूरत होगी वो तो ला के दूंगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रिशियन अपनी मजदूरी नहीं लेगा, तो ये एम्प्लॉइज कॉस्ट आ गई। फिर साथ में कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या बगैर लेबर के पूरी हो जाएगी। देखो मटेरियल तो लगेगा ही, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं, उसके ऊपर लेबर भी शामिल करेंगे, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बने। फिर नेक्स्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। अब जहां पर जो एसेट आपको चाहिए होता है उसके लिए अगर आप किसी किस्म की कोई वर्किंग करवाते हैं, तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगी। फिर इनिशियल डिलीवरी एंड, अच्छा वो यहाँ पर इसको यूं भी तो लिख सकता था, इसीलिए उसने इनिशियल लिखा। भाई मजाक नहीं बना लेना एसिड के साथ कि एक जगह पे लगाया और फिर पता चला नहीं जी इधर तो अम्मी नहीं मानती, वो कहती है यहाँ पर नहीं लगाना, हमने किसी और रूम में लगाना है, फिर दोबारा से लेकर चले गए, तो फिर आपका एक्सपेंस है, फिर एसिड को कुछ नहीं कहना। गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट चले, अम्मी से मुराद जहाँ पर मैनेजमेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट, उन्होंने कहा नहीं जी ये फैक्ट्री में नहीं लगाना, ये तुम्हारे ऑफिस में लगाना है न्यू एसी, और पुराना लेके जाओ फैक्ट्री में लगाओ, अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट, और टेस्टिंग कॉस्ट में अगर किसी किस्म की कोई सेल प्रोसेस मिल जाती है तो वो आपकी टेस्टिंग कॉस्ट में से लेस हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रोफेशनल फीस सच एज आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर्स फी, तो किसी किस्म की कोई आप प्रोफेशनल फी, लीगल फी वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाती है। यहाँ तक की बातों में कोई इशू, कोई पॉइंट समझना हो, इजी है ना यहाँ तक, तो ये तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट सेकंड द इनिशियल एस्टिमेट, और ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तीन चीजें शामिल होती हैं, परचेज प्राइस, लेस डिस्काउंट एंड रिबेट्स, एंड ऐड करेंगे उसके अंदर हम लोग नॉन एडजस्टेबल टैक्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मौजूद है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और थर्ड पॉइंट में मौजूद है इनिशियल एस्टिमेट। किस चीज का, कि मैंने आज एक एसिड लगाया, उसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन करना है कि ये एसिड भाई 5 साल यूज होना है। 5 साल के बाद उसको अगर मैं किसी किस्म का कोई डिसमेंटल करता हूँ, वहां से उखाड़ता हूँ उन चीजों को, मतलब एसी हमने लगाया ना, तो इसके लिए भी दीवार में कुछ रॉक वगैरह या इस तरह से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब जहां से इसको रिमूव करेंगे और वो हमने वैसे का वैसा छोड़ दिया, तो कितना बुरा सा लगेगा ना। क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे वहां से, लेकिन साथ में उसको बिल्कुल वैसे पहले जैसा कर देंगे कि पता ही ना चले कि एसी लगा था या नहीं लगा। ये है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लेकिन ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या जिस दिन आपने ऐसे ही लगाया उसी दिन आपने करनी है, नहीं, ये तो आपने करनी है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो उस टाइम पर जो भी एक्सपेंस हो, उस एक्सपेंस को नहीं शामिल करना, उस एक्सपेंस की प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन उसकी क्या वैल्यू है। तो इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एंड removing the items and restoring the site on which it is, for which an entity incurs legal or, अगर ये आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो, मतलब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो भाई आप ऐसे ही चले जाना, फिर शामिल नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, भाई जब फैक्ट्री वगैरह बनाई जाती है ना, तो फैक्ट्री बनाने के लिए जो जमीन है ना, ये ठेके पे ली जाती है, रेंट पर ली जाती है, और ये 10 साल के लिए हो सकता है, 15 साल या 20 साल। आप लोग अक्सर देखो कि जितनी भी फैक्ट्रीज के ऑफिस है ना, वो शानदार बने हुए होंगे, लेकिन फैक्ट्री उतनी शानदार नहीं बनी हुई। उसकी वजह क्या है कि भाई बेसिकली वो जमीन उनकी अपनी नहीं होती। हाँ अगर जमीन अपनी है ना, फिर कमाल की बनी हुई होगी। उन्हें पता है कि यार ये हमने जमीन छोड़ के चले जाना है, पता नहीं आगे कॉन्ट्रैक्ट हमारा चले ना चले, क्या सिचुएशन हो, तो उन्होंने ना एक रॉ सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। अब अगर लैंडलॉर्ड कोई और है, तो वो उनसे कहता है कि यार ये जमीन यूज करो, 10 साल के लिए तुम्हारे पास है, लेकिन 10 साल के बाद जब जाने लगो ना, लैंड के बदले लैंड देकर जाना। मतलब ये जितना भी स्ट्रक्चर बनाओ सारे का सारा रिमूव करके, और मुझे सिर्फ लैंड देकर जाना। ये है अब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गया, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि जब आप जाने लगेंगे तो आप उसको ठीक करके जाए। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा ऐसी अगर कोई बात नहीं थी, तो फिर वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अब मुझे क्या पता कि जब मैं डिसमेंटल करने लगूंगा उस टाइम पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो कहा गया कि आज के दिन आप एक एस्टिमेट लगा दो कि अगर इस काम के लिए मजदूर कितने पे लगेगा, मटेरियल कितना आ जाएगा, टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। तो वो एक आइडिया लेकर आपने शामिल कर देना, क्वेश्चन में जितनी अमाउंट है आपने कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट।
राइट। आपको एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, आपको कह देगा भाई आपकी, और इसके ऊपर कोई प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, वो खुद उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताएगा आपको। आपने सिंपली कॉस्ट ऑफ एसिड में उसको शामिल कर दिया। एनी शो। नेक्स्ट देखिए आपके पास, फॉर एग्जांपल व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड सर्टेन कॉस्ट आर नेसेसरी एंड शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, जैसा कि दिस कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड, वो तो वैसे वैसे ही आएगी। लेकिन जो टाइटल एंड लीगल फी वगैरह हमारे पास मौजूद है, कोई इसी किस्म की कोई साइट प्रेपरेशन करवाई, कॉस्ट लाइक ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग एंड सर्वे कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। ऑल ऑफ दीज कॉस्ट मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी टू गेट द लैंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड्स मींस दैट अगर हम लोग जाकर बना बनाया घर नहीं ले रहे, बिल्डिंग बनी बनाई नहीं ले रहे, क्या है कि हमने पीस ऑफ लैंड दिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अब हम लोगों ने खुद से करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में डिटरमिन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन acquired acid, borrowing cost include इंटरेस्ट में ऑल्सो बी इन अकॉर्डेंस विद, और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या इस 23 के मुताबिक बोरिंग कॉस्ट क्या है? सिंपल वर्ड्स में कह दूं तो अगर आपने उस एसिड को परचेज करने के लिए या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से किसी किस्म का कोई लोन लिया, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो बोरिंग कॉस्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई वो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड को दूं या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस करूं। बस इतना सा है 23, जो हमें ये बताता है कि वो जो बोरिंग्स के ऊपर, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को आपने बैलेंस शीट में लेकर जाना है या इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाना, और अगर दोनों में लेकर जाना है तो कितनी कितनी अमाउंट से लेकर जाना। बस ये है बोरिंग। और आई 16 का ताल्लुक सिर्फ इसी चीज से है कि कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करने के लिए कि कहीं इंटरेस्ट की कॉस्ट तो नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो कितनी अमाउंट से आ रही है। क्योंकि अगर वो हमने शामिल ना की तो फिर डेप्रिसिएशन गलत हो जानी है, एसिड की कॉस्ट गलत हो जानी है। इतना सा इफेक्ट आता है बोरिंग कॉस्ट का आई 16। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो वो कैलकुलेट करना हम लोग सीख लेंगे, उसको उसको साइड पे अभी रखते हैं। फिर देखिए एग्जांपल ऑफ कॉस्ट दैट और नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। कहते हैं अगर किसी किस्म की कोई न्यू फैसिलिटी की ओपनिंग करते हैं और उसके ऊपर कोई कॉस्ट आ जाती है आप लोगों के पास, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, सीए प्रोग्राम्स करवा रहा है, साथ में एसीसी के प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तो भाई किसी किस्म ये सारे एक्सपेंस आउट करना है, तो उसके लिए आपने कोई इफ्तिताही तकरीब वगैरह करवा दी, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग वगैरह कर ली, तो मतलब ये चीजें आप लोगों ने साइड। एक आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, इनिशियल असेंबली एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। आप उससे प्रोडक्ट ए बना रहे हो, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको पता चला कि इसके साथ प्रोडक्ट बी भी बन सकती है, एक न्यू प्रोडक्ट आप उससे बनवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए थोड़ी बहुत कोई अमेंडमेंट्स करनी पड़ी, तो कहते हैं कि आपने इसको एक्सपेंस आउट कर देना। क्लियर? फिर देखें कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एंड, तो ये चीजें तो वैसे ही एक्सपेंस आउट होती है, ये कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट। और अगर स्टार्ट में किसी किस्म के कोई लॉसेस वगैरह आपको हो जाती हैं तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अभी आपकी मार्केट, आप लोगों को मार्केट में लोग जानते ही नहीं है, आपकी प्रोडक्ट अभी तक फेमिलियर ही नहीं है, तो जाहिर बात है स्टार्ट में आपको लॉसेस आने हैं, तो वो लॉसेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, कि भाई एक जगह पर आपका एक कैंपस वगैरह मौजूद है, आपने किसी दूसरी जगह पे जाकर आपने या तो न्यू प्लेस को चूज किया बिजनेस के लिए, या न्यू कस्टमर की कैटेगरी को चेंज चेंज किया। वो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिर्फ पुअर पीपल के लिए होती हैं, वहां पर आपको मिडिल क्लास नजर नहीं आएगी। जब मिडिल नहीं आ रही तो एलीट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फोकस ही एलीट क्लास के ऊपर करते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं होता कि गरीब लोग आएंगे या नहीं आएंगे, मिडिल क्लास आएगी या नहीं आएगी। उन्हें यह पता है कि यार एलीट क्लास में से डेली का एक कस्टमर भी आ गया ना, हमने रेंट पूरा कर लेना है उससे। आप क्लास ऑफ कस्टमर्स को चेंज करो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के ऊपर फोकस करते हैं, उन्हें पता है कि यार जो वो एलीट क्लास है वो ब्रांड कॉन्शियस है, और गरीब की पहुंच से हम थोड़ा सा दूर रखेंगे वो वैसे ही नहीं आएंगे। मिडिल क्लास के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया, वो प्रोडक्ट उसके लिए होती है। तो आप लोग देखें कि भाई जरूरी नहीं जो चीजें आप यूज करें एलीट क्लास वाले यही चीजें यूज करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। उनका एक डिफरेंट दुनिया है, उसके लिए आप लोग अलग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें इन अ न्यू लोकेशन, कि अगर आप अपने बिजनेस को रीलोकेट करते हो, या विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, और इसके लिए अगर कोई न्यू चीज बनाने जा रहे हैं और किसी के भाई स्टाफ ट्रेनिंग चाहे फर्स्ट टाइम ही क्यों नहीं हो रही, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनता। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि स्टाफ के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। इस वजह से आपने कभी भी ट्रेनिंग कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बना। टेस्टिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं बनेगी। टेस्टिंग कॉस्ट, भाई वो प्लांट एंड मशीनरी की टेस्टिंग है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी आफ्टर डिडक्टिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सम। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल। भाई हमेशा याद रखना, कभी भी आपने किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड से मुराद एक्सपेंस या कोई जर्नल ओवरहेड की बात करते, कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। अब ये आपके पास एक एग्जांपल आ गए, और इससे आप लोगों ने बताना था कि आपके पास कॉस्ट ऑफ प्लांट क्या होगी ऑन इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन।
तो अगर यहाँ पे देखें तो भाई लिस्ट प्राइस ऑफ प्लांट आएगी। अब ये लिस्ट प्राइस है, ये परचेज प्राइस नहीं है। बात सुनिएगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर डिलीवरी कॉस्ट भाई नहीं बताई गई तो मतलब इनिशियल डिलीवरी चार्जेस है, आपने ऐड कर देने हैं। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन ऐड हो जाएगी, आर्किटेक्ट फी ऐड हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डू नथिंग। ये ना हो कि आप इसको लेस कर दो। क्यों? क्योंकि भाई पहले जब शामिल ही नहीं थे तो लेस कहां से करूं? बात समझ आ गई? आप इसके साथ कुछ भी नहीं करना। फिर आपसे कहता है लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड एआर और लाइसेंस टू ऑपरेट द प्लांट ऑन कंडीशन दैट AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of the plant's life। अब देखो क्या उसकी ऑब्लिगेशन बन नहीं गई? अब जो ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी आपके पास, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का, तो कॉस्ट ऑफ एसिड में 250 नहीं ऐड कर देना। ये अमाउंट से ऑल अमाउंट इन रुपीज और यहाँ पर है 250। तो अगर आप 1000 के हिसाब से चल रहे हैं तो आप ऐड करोगे 250,000। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स फॉर द रिलेटेड ऑब्लिगेशन। अगर ये बात ना होती कि वो हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म लिख सकता था, बट इट्स नॉट योर ऑब्लिगेशन। और बाद में सारी स्टोरी वैसे ही सुना रहे हैं, इनिशियल एस्टिमेट इज 250 मिलियन, तो इसका ये मतलब नहीं आप ऐड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? अब ये रूल आपने हमेशा याद रखना है पूरी अकाउंटिंग के लिए। रूल क्या है हमारे पास कि भाई आप कुछ भी ऐड या लेस कर सकते हो जहां पर इम्बिग्विटी आए। अब देखो आप लोग एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे, आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने कोई चीज ऐड की, पूरा नोट में बताओ तो भाई मैंने इसको ऐड क्यों किया। आपका गलत कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएगा। क्यों? आपकी अजम्पशन चेंज थी। और अजम्पशन कब लेनी है? जहां पर इम्बिग्विटी हो, जहां पर खुद क्वेश्चन में चीजें क्लैरिटी के साथ ना हो, वहां पर आपके आंसर डिफर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी मर्जी की अकाउंटिंग करनी है। तो फिर वहां पर आपने अजम्पशन ले लेनी है कि भाई मैंने इसको शामिल क्यों किया या मैंने इस चीज को शामिल क्यों नहीं किया। तो आपने अपनी तरफ से अजम्पशन, जैसे ही आप अजम्पशन लेंगे आपका सारा क्वेश्चन ठीक है। अब आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपकी अजम्पशन चेंज हो चुकी है। लेकिन अजम्पशन एक वैलिड अजम्पशन होनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, अब आपके पास ये देखिए ये टोटल अमाउंट क्या आ रही है और ये है इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसिड, और आपने इस अमाउंट के ऊपर अपने एसिड को रिकॉग्नाइज कर देना। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कोई इशू यहाँ तक? अच्छा, बाद में ये वाली जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों ने सिर्फ एक मतलब रीड करना है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट वन टाइम रीडिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।